हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़ इन टॉर्ट। सबसे पहले लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने ये गलत काम नहीं करना या आपने कोई जो है ना लापरवाही नहीं करनी। अगर आप करते हैं इस तरह का कुछ गलत काम या लापरवाही करते हैं, फ़र्ज़ के ऊपर अपनी ड्यूटी के ऊपर अमल नहीं करते, तो अगले बंदे को नुकसान होता है और फिर वो बंदा आपसे कंपनसेशन मांगता है। तो ये है टॉर्ट। तो टॉर्ट में लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है, अब आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो, या आपने ओमिशन किया है यानी आपने लापरवाही किया, आपने नेग्लिजेंस किया, आपने फ़र्ज़ के ऊपर अमल नहीं किया, जो आपकी ड्यूटी थी आपने वो पूरी नहीं की। मिसाल है, एक बंदा है वो गाड़ी चला रहा है, अब उसने क्या किया, एक तो ट्रैफ़िक रूल तोड़ा, गलत काम किया और उसके नतीजे में उसने एक बंदे को हिट किया। तो अब ये लायबिलिटी किसके ऊपर आयद होगी? उस ड्राइवर के ऊपर होगी। किस चीज़ की लायबिलिटी? गलत काम करने की लायबिलिटी। या मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो गाड़ी चला रहा है लेकिन इतनी स्पीड से चला रहा है कि लापरवाही से किसी और को हिट कर दिया उसने। अब यहाँ पे इसकी एक ज़िम्मेदारी थी कि उसने गाड़ी एहतियात से चलानी है, ये उसकी ड्यूटी थी। लेकिन उसने क्या किया, नेग्लिजेंस की, ओमिशन की, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया और अगले बंदे को हिट किया। तो अब ये क्या होगी? ये इसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है? तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। यार, एक होती है पर्सनल लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ आप खुद ही ज़िम्मेदार होते हो। यानी एक बंदा है गाड़ी चला रहा है, किसी को हिट किया तो आपने ही गलत काम किया, तो ये इट इज़ पर्सनल लाइबिलिटी। यानी आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी आपने गलत काम किया। ठीक है? और एक होती है जॉइंट लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, 2 3 4 लोगों ने मिलके कोई गलत काम किया तो सब ही लायबल होंगे। यानी सब ने मिल के टॉट किया है। मिसाल है, ए और बी जो है ना वो जॉइंटली बी की सी की जो प्रॉपर्टी उसको डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है ना दोनों यानी कि लायबल होंगे डैमेजेस के। दोनों को पे करना पड़ेगा कंपनसेशन, क्योंकि दोनों की जॉइंट लायबिलिटी आयद होती है। उसके बाद है एब्सोलूट लायबिलिटी। एब्सोलूट लायबिलिटी, यार ये एक बहुत ही मजबूत लायबिलिटी होती है। इसमें होता ये है कि एक शख्स जो है ना अगर कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है, ख़तरनाक चीज़, जानवर उसने पाल रखे हैं या कोई डेंजरस एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व है, कोई इस तरह का काम कर रहा है और उसके बाद भी कोई ऐसा नुकसान हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, किसी को इंजरी हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ एब्सोलूट लायबिलिटी। यानी कि हम सिर्फ उसी बंदे को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, इवन कि हालाँकि उसने नेग्लिजेंस भी नहीं की। मिसाल है, एक बंदा है उसके पास केमिकल फैक्ट्री। अब केमिकल फैक्ट्री में जो केमिकल्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो उसकी फैक्ट्री से ना टॉक्सिक गैस जो है ना वो रिलीज़ होती है और उसके उस गैस से ना जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अब क्योंकि फैक्ट्री का जो मालिक है ना, अब उसके ऊपर कौन-सी लायबिलिटी आयद होगी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यानी मुकम्मल वही ज़िम्मेदार होगा। हालाँकि वो कहे कि भई मैंने तो बहुत सारी जो है ना केयर की, मैंने तो बड़ी प्रिकॉशंस ली, मैं तो हर चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हो। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो बड़ी ख़तरनाक कर रहे हो। तो कोई भी किसी को भी नुकसान होता है उस एक्टिविटी से, चाहे आपकी नेग्लिजेंस हो या ना हो, फिर भी आप ही ज़िम्मेदार होंगे, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अच्छा, फिर एक और लायबिलिटी है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ये भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो वो भी नहीं होती। सो सिंपल भाईजान, आप ही ज़िम्मेदार हैं। भले आपकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे हो, आप केमिकल के साथ काम कर रहे हो, आपने कोई जानवर पाल रखे हैं बड़े ख़तरनाक किस्म के, हालाँकि आपने उनका बहुत ख़्याल करते हो, आपने उनको पिंजरे में बंद किया, लेकिन फिर भी जनाब कोई जानवर बाहर निकल आया और उसने किसी को नुकसान पहुँचाया, तो आपकी ही लायबिलिटी बनेगी। दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं वाइकरस लायबिलिटी। वाइकरस लायबिलिटी क्या होती है, इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बंदा है, किसी कंपनी में ड्राइवर है और वो उसके पास बस है, वो ड्राइव करता है कंपनी के लिए। तो एक दिन वो गाड़ी चला रहा था और अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो ड्राइवर है किसी कंपनी का। तो वो गाड़ी चलाते उसने किसी को हिट कर दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन ज़िम्मेदार होगा इसका, वो ड्राइवर या कंपनी? तो भाईजान, वहाँ पे ड्राइवर भी ज़िम्मेदार होगा और वो कंपनी भी ज़िम्मेदार होगी। जो ड्राइवर ज़िम्मेदार होगा वो तो होगी पर्सनल लायबिलिटी, लेकिन साथ में वो कंपनी भी ज़िम्मेदार होगी जिसने इसको ड्राइवर भर्ती किया। तो अब जो कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी लगेगी, पता है उसको क्या बोलेंगे? वाइकेरियस लायबिलिटी। इसका मतलब है कि जब आप अपने बिहाफ़ पे किसी से कोई काम कराते हैं और वो शख्स कोई ऐसा टॉर्ट करता है, तो उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर भी आयद होती है। ठीक है ना? एक कंपनी ने एक मुलाज़िम भर्ती किया हुआ है, उससे कोई काम लेती है, वो काम के दौरान कोई गलत काम करता है, टॉर्ट करता है, तो वो शख्स तो लायबल होगा, लेकिन साथ-साथ वो कंपनी भी लायबल होगी। इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है?
अब इसके प्रिंसिपल है, एक लैटिन मैक्सिम है जो है ना, क्यू फेसेट पर एलियम फेसेट पर सी। इसका मतलब है कि जब कोई शख्स दूसरे एक शख्स के बिहाफ पे कोई काम करता है तो फिर वो ही लायबल होगा। यानी जब मैं, अगर मैं मालिक हूँ, मेरे पास कंपनी है और मैंने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, तो मेरा मुलाजिम मेरे कहने पे कोई काम कर रहा है और उस काम के दौरान उससे टॉट हो जाता है, सिविल रॉन्ग हो जाता है, तो उसके साथ मैं भी जिम्मेदार हूँगा। दूसरा होता है, दूसरा एक मैक्सिमम है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। यानी इसका मतलब लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब असूली तौर पे तो ये होता है ना, जो कंपनी है या जो मालिक है या जो सेठ है, उसने बंदे को यानी हायर किया हुआ है, वो सुपीरियर है हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से उसने अगले बंदे को अपने पास मुलाजिम रखा है। तो ज़ाहिर बात है वो मुलाजिम काम के दौरान कोई भी गलत काम करता है, सिविल रॉन्ग करेगा, तो वो साथ में उसका मालिक भी जो है ना वो उसके ऊपर वाइकरेस लाइबिलिटी लगेगी, क्योंकि वो सुपीरियर है उससे। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं वाइकरस लाइबिलिटी की। भाई सबसे पहले देयर मस्ट बी अ स्पेशल रिलेशनशिप। यानी एक बंदा कोई गलत काम कर रहा है, उसका ज़िम्मेदार उसका मालिक भी हो रहा है या दूसरा बंदा भी हो रहा है, तो वो तभी होगा जब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एक कंपनी ने वो आपकी एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉय हैं, तो आपने कोई गलत काम किया, तो तभी वाइकरस लाइबिलिटी होगी ना, जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो। या मिसाल है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक बंदे ने अपना एजेंट रखा है, वो उसके बिहाफ पे काम करता है, लोगों से रिकवरी कर रहा होता है, तो दोनों का रिलेशनशिप है, तो एजेंट कोई भी गलत काम करेगा, सिविल रॉन्ग करेगा, तो उसमें प्रिंसिपल के ऊपर भी चीज़ आयद होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई काम, सिर्फ वो काम जो उसने ऑफिस के मतलब जॉब करने के दौरान कोई गलत काम किया है। ऐसा नहीं है कि एजेंट रात को जाके, जॉब के बाद, रात के बाद घर जाके किसी का कत्ल कर दे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही सिविल रॉन्ग जो उसने जॉब के दौरान, मिसाल है उसको मालिक कहता है कि जाओ फलां चीज़ ले आओ, फलां चीज़ से रिकवरी का, उस रिकवरी के दौरान अगर वो सिविल रॉन्ग करता है। इसके अलावा दो दो लोगों का आपस में पार्टनर है, तो उसके ऊपर भी वाइकरस लाइबिलिटी रहेगी। इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप जो कानून के नतीजे में, कानून के ज़रिए कोई बनता है दो लोगों के बीच में, तो वाइकरस लाइबिलिटी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि वो रिलेशनशिप होना चाहिए। एक वो शख्स जो टॉट कमिट करता है और दूसरा वो शख्स जिसने इसको कहा है कि ये तुम जाके काम करो, और वो अगले आगे से गलत काम कर लेता है। दूसरा इसके अंदर कंडीशन है ए टोट मस्ट हैव बिन कमिटेड, कि यानी कि जिसको आपने अपना मुलाजिम रखा है, एजेंट रखा है, कोई भी पार्टनर है, उसने गलत काम किया हो, अगर उसने कोई टॉट नहीं किया तो फिर वाइकरस लाइबिलिटी भी नहीं आयद होगी। मिसाल है, एक डिलीवरी ड्राइवर है, वो गलती से उसने एक पेडिस्ट्रेन को हिट किया जब वो डिलीवरी कर रहा था। अब ड्राइवर की नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस तो हुई है, टॉट तो हुआ है, तो टॉट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, एम ए वाइकरस लाइबिलिटी, ऐसा भी नहीं होगा। तो जाहिर बात है भाई, वाइकरस लाइबिलिटी तभी लगेगी ना जब मुलाजिम ने कोई गलत काम किया हो, और वो भी जॉब के दौरान। ठीक है, टॉट किया हो, सिविल रॉन्ग किया हो। तीसरी कंडीशन है द टॉट मस्ट बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बड़ा अहम है कि यानी उस बंदे ने जो टॉट किया है वो काम के दौरान किया है, नौकरी के दौरान किया। यानी मालिक, जो मिसाल है, एक यहाँ पे फूड पांडा का ड्राइवर है, उसको कंपनी कहती है जाओ अयाज नूर साहब के पास जाओ और उनको ना हमारी तरफ से बिरयानी डिलीवर करके आओ, तो वो फूड पांडा वाला रास्ते में बिरयानी जो है ना वो किसी बंदे को हिट कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो यानी वो उसने अपनी जॉब के दौरान ये काम किया है, तो तब वाइकरस लाइबिलिटी आयद होगी। अब उसके ऊपर भी लगेगी और साथ में उस कंपनी के ऊपर भी। इसकी कुछ टाइप्स हैं वाइकरस लाइबिलिटी के। एक है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक शख्स है, उसने जो है ना एजेंट रखा हुआ है, एजेंट जो है ना उसके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है और जॉब के दौरान कोई टॉट करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी। पार्टनर्स, दो लोग हैं आपस में पार्टनरशिप में हैं, तो एक पार्टनर जो है ना वो पार्टनरशिप के दौरान कोई काम ऐसा करता है गलत, तो अब दो दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर भी वाइकरस लाइबिलिटी आएगी। इसका एक केस है हैमलिन वर्सन हॉस्टन, ये भी बड़ा मशहूर है। इसमें यह होता है कि एक पार्टनर क्या करता है, दूसरे बंदे की ना, एक प्लेंटिफ है, उसके क्लर्क को ना जो है ना रिश्वत देता है और उससे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालता है, तो अदालत ने फिर दोनों पार्टनर्स को ना लाइबल करती है, क्योंकि भाई वो जो भी है लेकिन था तो तुम्हारा पार्टनर ना, तो तुम्हारे आपस में एक रिलेशनशिप है, तो तुम भी लाइबल बनोगे। ठीक है। इसके अलावा मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये सबसे कॉमन है कि एक बंदा है उसने अपना मुलाजिम रखा है, या एक कंपनी है आप वहाँ पे मुलाजमत करते हैं, तो अब यहाँ पे भी वाइकरस लाइबिलिटी आएगी। जो एम्प्लॉयर है, जो मुलाजिम है, जो एम्प्लॉई है, मुलाजिम से कोई गलत काम हुआ है और वो भी जॉब के दौरान, तो ज़िम्मेदार कंपनी भी होगी, आप भी होंगे, यानी वहाँ पे भी वाइकरस लाइबिलिटी आयद होगी कंपनी के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक एम्प्लॉयर है और दूसरा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी एक कंपनी है उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है,
तो वैसे तो वो क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेरी काम के लिए होता है, तो वो अगर कोई भी गलत काम करता है जॉब के दौरान तो वो कंपनी के ऊपर उसकी वाइकरस लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना? लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन में लायबिलिटी लग सकती है कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कंपनी के कहने पे कोई काम कर रहा हो और उस काम दौरान उसने कोई टॉर्ट किया, या जनाब वो टॉर्ट जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का हो, या खुद कॉन्ट्रैक्टर की अपनी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा मसला हो जॉब के दौरान, तो वहाँ पे कंपनी भी जो है ना, क्या कहते हैं, उसके ऊपर भी वाइकरस लायबिलिटी आयद होगी। अच्छा, ये वाइकरस लायबिलिटी क्यों इम्पोज़ होती है मालिक के ऊपर? जो बंदा जो जो भी मालिक है, कंपनी है, सेट है, जो भी है, वो इसकी वजह से एक है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो हमें हायर कर रहे होते हैं कंपनीज़ वगैरह, ये एक बेटर पोजीशन में होते हैं फाइनेंशियल रिस्क को बर्दाश्त करने में। अब भाई एक मुलाजिम है, गरीब ड्राइवर, उससे कोई गलती हो गई जॉब के दौरान, अब उसके पास क्या है? अगर वो इतना अमीर होता तो जॉब करता, पैसे यहाँ पे करता, तो ज़ाहिर बात है उसकी कंपनी को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसको भी थोड़ी बहुत सज़ा होगी। इसके अलावा कंट्रोल, जो कंपनीज़ होती हैं, मालिकान होते हैं, जो सेठ होते हैं, वो एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करते हैं, ट्रेन करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, इसलिए वाइकरस लायबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज़ होती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, ज़ाहिर बात है अगर कोई शख्स ज़ख्मी होता है और एक मुलाजिम की हरकत की वजह से जॉब के दौरान, तो ज़ाहिर बात है जो सेठ है, मालिक है, उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अगले बंदे को कंपनसेट कर सकता है ना। अब वो ड्राइवर वगैरह तो मुलाजिम तो नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते। दूसरा, केयरफुल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, इसका मकसद ये भी होता है कि जो कंपनीज़ हैं ना, वो ऐसे बंदों को हायर करें जो गलतियाँ ना करें, जो टॉर्ट ना करें, जो सिविल रॉन्ग ना करें। ऐसे बंदे को हायर नहीं करना जो काम के दौरान गलतियाँ करे, लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो इसीलिए कंपनीज़ वालों के लिए एक किस्म का ये वार्निंग होती है कि भाईजान, बंदे अच्छे रखा करो, अगर बंदे ने कुछ गलत काम किया तो तुम्हारे ऊपर भी वाइकरस लायबिलिटी आयद होगी। इसका बड़ा मशहूर केस है दोस्त, लिम्पर्स वर्सेस लंदन जनरल ओमनी बस। इसमें यह है कि एक बस कंपनी अपने ड्राइवर को कहती है कि भाईजान, गाड़ी चलाते हुए ना, काम करते हुए रेस न लगाया करो, लेकिन वो पागल का बच्चा रेस लगाता रहता था। तो रेस लगाते हुए क्या हो गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब फिर भी कंपनी के ऊपर वाइकरस लायबिलिटी आ गई, क्यों? कि भाई मुलाजिम तो उनका है और वो काम के दौरान बस हालांकि वो यानी कि रेस लगा रहा था, हालांकि कंपनी ने उसको मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर आयद होगा क्योंकि भाई मुलाजिम उनका है और काम के दौरान ही उसने रेस लगाई है, ठीक है? तो ये केस लॉ भी ज़रा मेंशन कर दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नाम से पता है कि यानी कि कुछ भी हो जाए आप ही ज़िम्मेदार होंगे, और आप तब ज़िम्मेदार होते हैं जब आप कोई एक डेंजरसली काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इन इवन कि आपकी इंटेंशन नाम भी हो, आपकी नेग्लिजेंस नाम भी हो, लेकिन क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हो और उसके नतीजे में नुकसान हुआ है, तो आप ही ज़िम्मेदार होंगे। अब इसका एग्जांपल ज़रा देख लें कि एक शख्स है, वो क्या करता है कि अपनी ज़मीन के ऊपर एक पानी का बड़ा रिज़र्वायर यानी एक डैम शैम बनाता है छोटा सा। अब वो रिज़र्वायर टूट जाता है, उससे जो है ना क्या होता है कि साथ वाले जो ज़मीन है, वहाँ पे एक शख्स की ज़मीन है, वो डूब जाती है और उसके ऊपर खेत होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब हालांकि जो एक बंदा है जिसके वो कह सकता है कि यार मैंने तो बड़ा रीज़नेबल ख्याल किया था, सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया, तो फिर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उस मालिक पे ही लगेगी, क्योंकि भाई वो पानी काम ऐसा कर रहा था। भाई डैम शैम बनाना या रिजर्वायर बनाना छोटा मोटा छोटे लेवल पे वो कोई आम काम थोड़ी, ये तो बड़ा खतरनाक काम होता है। तो भाईजान, जितना तुम बड़ा काम करोगे उतनी ही तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी आयद होगी, भले ही तुम्हारी नेग्लिजेंस ना हो। इसका मशहूर केस है एक रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। इसमें भी यही है कि एक जो शख्स कोई भी डेंजरस थिंग करता है या ज़मीन पे कोई चीज़ लेके आता है, ऐसी खतरनाक एक्टिविटी कर रहा है और उसके बाद उससे कोई नुकसान होता है किसी को, तो वो ही ज़िम्मेदार है, भले उसने नेग्लिजेंस ना की हो, भले उसने बड़ा ख्याल रखा हो। तो ठीक है, अब इसका अहम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई फॉल्ट या नेग्लिजेंस साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना साबित करना है कि सर ये बड़ा ख़तरनाक काम कर रहा था या ये ख़तरनाक एक्टिविटी कर रहा था। मिसाल है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे केमिकल्स बन रहे हैं, कोई बंदा जो है ना जंगली जानवर उसने पाल रखे हैं, मतलब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि इसमें से अगर कुछ भी गलत होगा तो आप ही ज़िम्मेदार होंगे, भले आपकी लापरवाही ना हो, भले आपकी इंटेंशन कुछ ना हो। दूसरा, इसमें एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो आपकी एक्टिविटी है, जो आप काम कर रहे हो, वो कौन सा काम कर रहे हो। आप अगर जानवर पालते हो और वो भी ख़तरनाक किस्म के, तो ज़ाहिर बात है भाई आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आयद होगी। या आप कोई फैक्ट्री है, उसमें आप जहर या कोई केमिकल्स बनाते हो और वहाँ से कोई गैसेस आउट होती हैं, हालांकि आपने बड़ा ख्याल रखा था, लेकिन क्योंकि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा खतरनाक है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपके ऊपर आयद होगी, ठीक है ना? तो ज़ाहिर तरह ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे ज़्यादा ख़तरा होता है, जिससे ख़तरे के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो लायबिलिटी आपके ऊपर कौन सी आयद होगी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी।
अब इसके कॉमन एग्जांपल है, मिसाल है, एक कंपनी है वो कुछ जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। अब वो 100 प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें से 2 प्रोडक्ट्स इस तरह बन गए और उन प्रोडक्ट की वजह से किसी को नुकसान हो गया, कोई इंजर्ड हो गया। हालाँकि कंपनी तो कह सकती है कि भाई हमारी हम तो बड़े ख़्याल रखते हैं। भाई भले आपने ख़्याल रखा हो, लेकिन आप भाई चीज़ें बना रहे हो और इन चीज़ों से किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई ख़राबी है, तो आप ही लाए, बस आप ही ज़िम्मेदार हैं। भले आपने बड़ी जो है ना वो ख़्याल किया हो, केयर की हो, लेकिन फिर भी आप ही ज़िम्मेदार हैं। इसी तरीके से एनिमल अटैक, कोई शख्स है उसके पास जंगली जानवर उसने रखे हैं, घर में पाल रखे हैं और वो बड़ा ख़्याल रखता है। उसने 10 बंदे रखे हुए हैं उनका ख़्याल रखने के लिए, लेकिन फिर भी कोई जानवर है, चीता है, शेर है, पिंजरे से निकल के बाहर आके लोगों को अटैक करता है, तो भाई लायबिलिटी आपके ऊपर कौन सी आयद होगी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आए। भले आपकी नेग्लिजेंसी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी। इसके अलावा अगर आप कोई डेंजरस एक्टिविटी, कोई मतलब कोई आपने ख़तरनाक चीज़ें अपने घर पे स्टोर रखी हैं, कोई फैक्ट्री में कोई टॉक्सिक चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी, तो वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपके ऊपर होगी। ठीक है। अब इसका जो मशहूर केस है वो यही है, रे लेंड्स वर्सेस फ्लेचर। अब इसमें ये है कि जो फ्लेचर है ना वो क्या करता है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करता है, उनको कहता है कि यार मेरे ज़मीन के ऊपर ना एक लार्ज रिजर्वायर ना तुमने बनाना है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम करते हैं, बनाते हैं, तो आगे चल के क्या होता है कि उसमें पानी भर जाता है। वो पानी भर जाता है और आगे चल के वो जो पानी है ना उस रिज़र्वायर से, उस जगह से लीक होके साइड वाली ज़मीनों पे चला जाता है और वहाँ पे एक शख्स है रेयर लैंड, उसकी माइंस है, वहाँ पे पानी चला जाता है, तो वो सारा डैमेज हो जाता है, सारा नुकसान हो जाता है। अब जो रेयर लैंड है ना वो किसके ऊपर मुकदमा करता है? फ्लेचर के ऊपर। ठीक है। हालाँकि फ्लेचर कह सकता है कि यार मेरी वजह से नहीं हुआ भाई, ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने किया। लेकिन फ्लेचर ये कहेगा कि भाई वो जो भी बात है, लेकिन ये ज़मीन तुम्हारी, ये काम तुम्हारी ज़मीन पे हो रहा था और दूसरा, जो तुम रिज़र्वायर बना रहे थे, ये कोई आम एक्टिविटी नहीं होती, बड़ी एक्टिविटी है। पानी को जमा करना, उससे बड़ा नुकसान होता है, तो भाई तुम ही ज़िम्मेदार हो। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो किसके खिलाफ दिया? फ्लेचर के खिलाफ। फ्लेचर को भी लायबल किया। हालाँकि कोई प्रूफ़ नहीं था कि फ्लेचर ने ही कोई गलत उसकी कोई अपनी ज़ाती नेग्लिजेंस थोड़ी थी, उसने तो कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया था। लेकिन उसकी एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ज़ाहिर बात है पानी को स्टोर जो करना, तो वही ज़िम्मेदार रहेगा। ठीक है ना? तो ये एक असूल था, ये यहाँ पे तय हो गया। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। मिसाल के तौर पर, अगर अगले बंदे की खुद की गलती हो, आपने घर में शेर रखा हुआ है और अगला बंदा क्या करता है, उसका पिंजरा खोल के अंदर शेर के पिंजरे में चला जाता है, शेर शेर उसको ज़ख्मी कर देता है। हाँ, अब इसमें तो उस बंदे की तो गलती नहीं है ना, मालिक की। ठीक है ना, वो तो प्लेंटिफ की अपनी गलती है। ठीक है। इसके अलावा एक्ट ऑफ गॉड, अगर कुदरती तौर पे कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो गई है जिससे कोई नुकसान हो गया, खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आ गया है, तूफ़ान आ गया है, या इतनी आंधी आ गई है, इतनी आंधी आई है कि जानवर सारे खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, या कोई ऐसी जो है ना वो जो है ना सैलाब आ गया है, उसकी वजह से दूसरे लोगों के खेत हो गए हैं, आपका जो रिजर्वायर है वो टूट गया है, आपने पानी जमा किया हो, वो दीवारें टूट गई, वो पानी फिर इधर उधर खेतों में चला गया। अब ये सारे एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आयद नहीं होगी। इसके अलावा एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, अगर कोई किसी थर्ड पर्सन की अपनी ही गलती है, ठीक है ना, और मिसाल है एक स्ट्रेंजर है, उसको उसने क्या किया, आपका जो रिजर्वायर है वो डैमेज कर दिया। आपने जो एक बनाया हुआ था छोटा सा डैम पानी जमा करने के लिए, उसने दीवारें उसकी तोड़ दी, सुराख कर दिए। अब उसमें मालिक की तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होती, यानी ये तीसरे बंदे की अपनी हो, किसी ने हरकत की है, किसी ने शरारत की है। इसके अलावा कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ यानी कि अगले बंदे को पता है कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आयद नहीं होगी। मिसाल है, ए और बी ने आपस में एग्री किया कि हम एक वाटर टैंक बनाते हैं, जबकि ए को पता था कि ये जो टैंक है ना ये लीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं हम बनाते हैं। आगे चल के क्या होता है, वो टैंक जो है ना वो लीक हो जाता है, उससे जो ए है ना उसको नुकसान होता है। अब ए ये नहीं कहेगा, ठीक है ना, यानी कि नुकसान होता है। अब ए को हम ना ये ए जो है ये नहीं कह सकता कि जी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आयद होती है बी के ऊपर। बी कहेगा भाई तू पागल है यार, तुझे मुझे पहले से बताया था कि भाई इसमें लीक का मसला हो सकता है, तुमने सारा कुछ देख दाग के कबूल करके काम किया, अब तेरा नुकसान हो गया, तू कह रहा है कि मेरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, भाई मेरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काहे की है? ठीक है ना। तो ये चीज़, तो ये भी कुछ इसके ना एक्सेप्शंस है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं इन टॉट वो मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब सिलेबस में दो बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड वाइकरेस लाइबिलिटी। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।